26 नवंबर 2008 की वो काली रात CST स्टेशन पर रोज की तरह लोगों की भीड़। कोई घर लौट रहा था, कोई अपने सपनों की तरफ जा रहा था। तभी इस्माइल खान और अजमल कसाब वहां पहुंचे और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। यहाँ रुकने की हिम्मत मत करना, अब ये शहर हमारा है। स्टेशन चीखों, अफरा तफरी और डर से भर गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और कुछ ही पलों में खुशियों की जगह खून, डर और मातम ने ले ली। जल्दी आइए, यहाँ पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सालों से रची गई एक गंदी साजिश थी। बेशर्मी और इंसानियत की सारी हदें पार करने वाले पाकिस्तानियों की, जिन्होंने मासूम जिंदगियों को अपनी नफरत की आग में झोंक दिया। हर चीज, हर आंसू इस बात की गवाही देता है ये सिर्फ हमला नहीं, बल्कि हमारे जज्बात, हमारी मिट्टी और हमारी इंसानियत पर वार था। पाकिस्तानी ISI और हाफिज सईद के साथ दाऊद सैयद गिलानी और तहव्वुर हुसैन राणा ने इंडिया के खिलाफ इस अटैक का योजना बनाई थी। यह नाम और आरोप ऐसे लोगों की परछाइयां हैं जिनकी भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय और भारत अमेरिकी जांचों में सवाल उठे हैं। हाफिज सईद जो इंडियन के खिलाफ कई अटैक कर चुका था और इस टाइम पे एक नई अटैक करने का प्लान कर रहा था, जिसका टारगेट था मुंबई। और उसको चाहिए था ऐसा लड़का जो 20 से 25 साल का बिना पढ़ा लिखा और अनमैरिड हो। पाकिस्तान के मिलिट्री कॉलेज की ठंडी दीवारों के बीच दो नौजवानों की कहानी शुरू होती है। तहव्वुर हुसैन राणा और सैयद गिलानी, दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों के सपने अलग अलग। राणा हमेशा अनुशासन और ताकत में यकीन रखता था। वो अपने वतन के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसे अमर बना दे। दोस्तों, अगर जिंदगी मिली है तो अपने देश, अपने वतन के लिए निछावर कर दो, ताकि तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाए। वक्त बीतता गया और राणा पाकिस्तान की मिलिट्री का डॉक्टर बन गया, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले। उसने यूनिफॉर्म उतारी और पासपोर्ट बदल लिया। अब वो कनाडा का सिटीजन था, एक विजय कंसल्टेंसी कंपनी चलाता था, लेकिन उसके दिल में अब भी पाकिस्तान की मिट्टी की गंध बसी थी और शायद कुछ अधूरे सपने भी। उधर सैयद गिलानी, जिसका खून आधा पाकिस्तानी और आधा अमेरिकी था, पिता पाकिस्तान में लेकिन मां अमेरिका में। वो हमेशा दो दुनियाओं के बीच बंटा रहा। जब वो छोटा था, उसकी मां उसे अपने साथ अमेरिका ले गई। वहां की चमक दमक, आजादी और सिस्टम ने उसे बदला, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गली, वो मस्जिद की अजहान और कॉलेज का वो दोस्त राणा, सब जिंदा थे। दाऊद गिलानी अब बड़ा हो चुका था, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन अंदर कहीं एक तूफान छिपा था। वो पाकिस्तान लौटता है, जहां उसकी मुलाकात होती है हाफिज सईद से, वो शख्स जो भारत के खिलाफ एक नया खतरनाक प्लान बना रहा था। हाफिज की आंखों में नफरत और दाऊद की आंखों में मंजिल। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। यही से शुरू होती है उस साजिश की कहानी जो पूरे भारत को हिला देने वाली थी। दाऊद 5 बार अमेरिका से पाकिस्तान आता है, हर बार कुछ नया सीखता है, जासूसी, हथियार और दिमागी चालें। वो अब पहले वाला लड़का नहीं रहा, अब वो एक मिशन पर जासूस था। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो अपना नाम बदल देता है। अब वो दाऊद गिलानी नहीं, बल्कि डेविड हेडली बन चुका था। एक अमेरिकी पासपोर्ट हाथ में, एक नई पहचान चेहरे पर और दिल में छुपी एक खतरनाक। दाऊद गिलानी अब पूरी तरह बदल चुका था। चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में एक खतरनाक चमक। इसी बीच वो अपने पुराने दोस्त राणा से कनाडा में मिलता है। ये एक सफल बैठक थी। जी हाँ, बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे। इस बार हमने कुछ नया प्लान किया है। एक साधारण सी मुलाकात, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक बड़ा खेल। कनाडा की ठंडी हवाओं में दोनों एक कॉफी टेबल पर बैठे थे। दाऊद धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। उसका हर शब्द झर की तरह निकल रहा था। वो अपने मुंबई अटैक के प्लान की हर बात राणा को बताता है। किस जगह क्या होगा, कौन जाएगा, कौन लौटेगा, सब कुछ। राणा कुछ देर खामोश रहता है, चेहरे पर गहरी सोच, फिर होंठों पर एक धीमी मुस्कान आती है। वो कहता है, दोस्त, तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इसके लिए एक रास्ता चाहिए, एक ऐसा चेहरा जिस पर कोई शक न करे। फिर राणा आगे झुककर कहता है, मैं मुंबई में एक कंपनी खोलूंगा और तुम उस कंपनी को चलाओगे। बाहर से ये एक अमेरिकन बिजनेस लगेगा, लेकिन अंदर से हमारा मिशन चलेगा। दाऊद की आंखों में संतोष और साजिश दोनों थे। अब सब तय हो चुका था, किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि दुनिया को वो एक अमेरिकन जेंटलमैन 100 दिखता था, पर उसके अंदर छिपा था एक शैतान जो मासूमियत के चेहरे के पीछे तबाही का चेहरा छिपाए बैठा था। वो भारत आता है, मुंबई की गलियों में घूमता है, ताज होटल, स्टेशन, मार्केट, हर जगह की तस्वीरें खींचता है और किसी को जरा भी शक नहीं होता,
क्योंकि कोई नहीं जानता था इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा है वो शख्स जो भारत की धरती पर तबाही की पटकथा लिख रहा है। इधर पाकिस्तान के एक छोटे से कमरे में हाफिज सईद बैठा, सामने कुछ कागज पड़े थे। उन पर नाम थे उन लड़कों के जो बेरोजगारी और गरीबी से परेशान थे। किसी के घर खाने को नहीं था, किसी की माँ बीमार थी। हाफिज ने पैसे का लालच देकर इनसे एक टीम बनाई। कुल 25 लड़के। थोड़े ही दिनों में इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। जगहें अलग अलग थीं, कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में। सुबह से लेकर रात तक बस सख्त अभ्यास चलता। गोरिल्ला फाइटिंग, फायरिंग और नक्शे पढ़ने की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी। ठंड, भूख और थकान ने कई लड़कों का हौसला तोड़ दिया। तुम सबने वादा किया था, अब वक्त दिखाने का है। हम तैयार हैं। समय बीतता गया और जो 25 थे उनमें से सिर्फ 10 लड़के ही बाकी ट्रेनिंग के दौरान ही डर कर भाग गए या हार मान बैठे। लेकिन इन 10 में एक नाम सबसे आगे था, अजमल कसाब। वो तेज था, फुर्तीला था और आदेशों पर बिना सवाल किए काम करता था। इसी वजह से हाफिज सईद ने उसे टीम का हेड बना दिया। अब ये 10 लड़के किसी और राह पर निकल चुके थे। उनके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ आगे बढ़ना, जैसा उन्हें सिखाया गया था। जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो सितंबर 2008 उन लड़कों को ट्रेन से कराची ले जाया गया। वहां एक अजीबाबाद सुनसान मोहल्ले में छिपा कर रखा गया जो समंदर के किनारे था। हर रात लहरों की आवाज और दिलों में डर की हलचल गूंजती। समंदर में 2 नावों में बैठाकर उन्हें गहराई, दिशा और तैराकी की ट्रेनिंग दी। पानी के साथ साथ उन्हें अपने डर से भी लड़ना था। ट्रेनिंग के आखिरी दिन सभी को एक कमरे में बिठाया गया। अंधेरे कमरे में स्क्रीन पर एक वीडियो चला जिसमें बताया गया कहां, कैसे और कब जाना है। सबके चेहरे पर सन्नाटा था, किसी की आंखों में डर तो किसी में मजबूरी। हवा में एक अनकहा बोझ था, जैसे सब कुछ तय हो चुका हो। और इन सब में डेविड हेडली का हाथ था। डेविड हेडली ने जो काम किया वो सिर्फ नक्शे और तस्वीरें देना नहीं था, उसने उन जगहों की झलकें भेजकर किसी की तकदीरें पहले ही लिख दी थी। जरार शाह जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था ने उन सूचनाओं को 3D वीडियो में बदलकर उन 10 लड़कों के सामने रख दिया, जैसे किसी ने उनके दिलों में उस योजना की तस्वीर गढ़ दी हो। कमरे में बैठकर जब उन्होंने वह वीडियो देखा तो वहां सिर्फ आदेश नहीं थे, एक भारी ठंडी नियति की अनुभूति। जवान चेहरे, बेखुद निगाहें और सांसें जो जाने अनजाने डर और मजबूरी दोनों बयां कर रही थी। 22 नवंबर की सुबह ठंडी हवा के बीच 10 लड़के समुद्र के किनारे एक नाव में सवार होते हैं। हर किसी को भारतीय कपड़े, कैश और भारतीय मोबाइल फोन दिया जाता है। जाते जाते उन्हें हिदायत दी जाती है, इसे भारत पहुंचने के बाद ही खोलना, पहले नहीं। साथ ही उन्हें एक आईडी, GPS ट्रैकर और नक्शे दिए जाते हैं। सबके चेहरों पर डर और जोश का अजीब सा मेल था। किसी को अपनी मंजिल का अंदाजा था, किसी को बस आदेश मानना था। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर उन्हें एक बड़े शिप में बैठा दिया जाता है जो समुद्र की गहराइयों में आगे बढ़ता है। रात बीतती है और अगले दिन सुबह दूर से एक छोटी भारतीय बोट दिखाई देती है। शिप से उतरकर वे उस बोट के करीब पहुंचते हैं। मदद चाहिए कहकर वे बोट वालों से बात शुरू करते हैं, पर कुछ ही मिनटों में मदद की आवाज चीखों में बदल जाती है। 4 में से 3 लोगों को वे वहीं मार देते हैं, जबकि नाव चलाने वाले को वे जिंदा रखते हैं, भारत की दिशा दिखाने के लिए। जब GPS और नक्शे ने मुंबई का रास्ता साफ दिखा दिया तो उस आखिरी आदमी को भी समुद्र की लहरों में सुला दिया जाता है। समंदर की अंधेरी लहरों को चीरते हुए धीरे धीरे मुंबई की तटरेखा की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें किसी और दुनिया की शुरुआत करनी थी। एक ऐसी शुरुआत जो खून और साजिश से लिखी जानी थी। मुंबई का किनारा, रात का सन्नाटा। समंदर से उतरते ही 10 आतंकी चुपचाप 2-2 के 5 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। हर ग्रुप का चेहरा ठंडा था, आंखों में सिर्फ मिशन की आग थी। टैक्सी, इधर आओ, CST स्टेशन चलो। हाँ बैठो। इस्माइल और कसाब एक टैक्सी पकड़ते हैं और CST स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में भीड़ के बीच टैक्सी के भीतर छिपे बम को टाइमर पर सेट कर दिया जाता है। कुछ मिनटों बाद तेज धमाका, शहर की शांति एक पल में राख बन जाती है। फिर दोनों तेजी से CST स्टेशन पहुंचते हैं। रात के करीब 10 बजे प्लेटफॉर्म पर गोलियों की गूंज फैल जाती है। बम और गोलियों की बरसात से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागते हैं, चीखते हैं और कई जमीन पर गिर जाते हैं। उस पल करीब 60 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है और 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। पुलिस हरकत में आती है। कॉल, सायरन और भगदड़ के दोनों आतंकियों को घेर लिया जाता है। 5 बहादुर पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हैं, पर ये लड़ाई आखिरी साबित होती है। वो भी शहीद हो जाते हैं। क्या चाहिए तुमको? तुम्हें रोक नहीं सकते। हथियार पीछे रखो। नहीं, छोड़ो उन्हें। कोई ड्रिल नहीं है, पकड़ लिया इन्हें। और कसाब की कार शहर की गलियों में दौड़ती है, लेकिन जल्द ही चारों ओर से पुलिस का घेरा कस जाता है। गाड़ी रुकती है और गोलियां चलने लगती हैं। तूफान सा मंजर
गोलियों की बरसात में शहर कांप उठता है। उसी मुठभेड़ में तुकाराम ओंबले, जो एक रिटायर्ड आर्मी जवान थे, बिना डरे आगे बढ़े। वे कसाब की बंदूक अपने हाथों से पकड़ लेते, लेकिन उसी पल गोली उनके सीने को चीर देती है। वो गिरते हैं, पर कसाब का हथियार छुड़ा देते हैं। तुकाराम वहीं शहीद हो जाते हैं, पर उनकी बहादुरी से कसाब जिंदा पकड़ा जाता है। क्या कर रहा है तू? चुप बैठ! छोड़ दो मुझे, मैं कुछ नहीं किया, छोड़ दो उसे। इस्माइल वहीं ढेर हो जाता है, जबकि बाकी आतंकी शहर के अलग अलग हिस्सों में अपने निशानों को तबाह कर रहे होते हैं। मुंबई उस रात जल रही थी, पर कुछ वीरों ने उस आग को अपने प्राणों से बुझा दिया। 26 नवंबर 2008 रात के करीब 9:20 हो रहे थे। मुंबई की रफ्तार उस रात थम गई। CST स्टेशन पर पहली गोली की आवाज गूंजी और देखते ही देखते पूरा शहर चीखों से गूंज उठा। हर तरफ अफरा तफरी, डर और मौत का सन्नाटा छा गया था। कंट्रोल में आ जाएगा। आतंकवादी अपने हथियारों से मासूमों की जिंदगी छीन रहे थे और पूरा मुंबई धीरे धीरे खून और खामोशी में डूब रहा था। सरकार की ओर से अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त विमान चंडीगढ़ में था। जब विमान मुंबई पहुंचा, तब जाकर NSG कमांडो को एक्टिवेट किया गया। सुनो ध्यान से, टारगेट नजदीक है, तैयार रहो। जी साहब, समझ गए। सब लाइन बनाओ, जल्दी। हाँ साहब, तैयार। चलो पीछे की तरफ। पर तब तक बहुत देर हो चुकी, शहर का दिल घायल हो चुका। लेकिन जब NSG कमांडो ने लैंड किया, हालात बदलने लगे। उन्होंने बिना थके, बिना डरे होटल के हर कमरे में जाकर एक एक निर्दोष जान को बचाया और हर आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया। इसी ऑपरेशन में एक वीर सैनिक मेजर संदीप उन्नीकृष्ण अपने साथियों को पीछे रखकर खुद आगे बढ़े। उन्होंने अकेले कई आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन आखिरी गोली उन्हें लगी, वो गिर पड़े, पर भारत का सिर ऊंचा कर गए। उनकी शहादत ने एक संदेश दिया, तुम मेरे देश को झुका नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हर इंसान में एक संदीप जिंदा है। जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी हमारे वीरों को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हिंदुस्तानी को याद रहे, हम सो सकते हैं क्योंकि वो जागते हैं।